नाज़रीन, इसराइल के ऑपरेशन के जवाब में बड़े एक्शन इसराइल के खिलाफ भी लिए जाना शुरू हो गए हैं। एक तो यमन जो पूरी लॉयल्टी के साथ इस वक्त फलस्तीन के साथ खड़ा है, और अस्करी तौर पर अगर कोई एंटिटी पूरी दुनिया के अंदर पूरे प्लेनेट पर इसराइल के खिलाफ लड़ रही है तो वो यमन है। यमन ने नाज़रीन इस वक्त अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। यमन ने हाइफा पर नेवल ब्लॉकेड लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, और अब उन्होंने कहा है कि हाइफा को वो निशाना बनाएंगे और कॉन्टिन्यूसली निशाना बनाएंगे, और तमाम जहाज जो हाइफा की तरफ आ रहे हैं या हाइफा पर खड़े हैं वो वहां से निकल जाएं, और कोई जहाज है वो हाइफा की तरफ ना आए, वगरना तमाम के तमाम जो है वो निशाना बनेंगे। गोया अब जंग जो है वो बहरा रूम के अंदर जो बाकायदा तौर पर फैलने जा रही है, और जाहिर बात है कि यमन ये इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता जब तक कि उनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस ना मिले, और सैटेलाइट इंटेलिजेंस यमन के पास नहीं है। तो किसके पास है? कौन उनको सैटेलाइट इंटेलिजेंस देगा? तो इसमें पीछे ग्लोबल पावर जो है वो यमन के साथ इस वक्त खड़ी हो गई हैं, और यमन ने उनकी पहले इलात को जो है वो नेवल ब्लॉकेड लगाया, फिर उनके एयरपोर्ट्स पर एयर ब्लॉकेड का ऐलान किया। अब हाइफा के ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और इलात पर यमन कामयाब हुआ, बेन गोरियन के ऊपर यमन कामयाब हुआ, और अब हाइफा निशाना है। तो गोया यमन ने एक बड़ा इंपैक्टफुल अनाउंसमेंट कर दी है कि उनकी सारी ट्रैफिक तो हाइफा के ऊपर आ रही है। तो इधर बेन गोरियन से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और अब हाइफा की तरफ जो जहाज हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन हो गई है, यानी गजा में एस्केलेशन का जवाब दिया गया है, और ये वाज़ेह था कि गजा में एस्केलेशन से खित्ते में जो कशीदगी है वो और बढ़ेगी। इसके साथ साथ यूरोप से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है इस पूरी जंग के हवाले से, सबसे बड़ी, जिसमें यूरोप ने इसराइल को फिल फॉर जंगबंदी का कहा है, वार्न किया है, और कहा है कि वो सैंक्शन लगाने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। पहली बार किसी एक्शन की बात की है। यूरोप ने कहा है कि वो एक्शन लेंगे अगर फिल फॉर जब इसराइल जंगबंदी नहीं करता, और यूरोप ने सैंक्शन लगाने का ऐलान जो है वो इसराइल के ऊपर कर दिया है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर तब्दीली है, यानी पहली बार यूरोप कह रहा है कि वो एक्शन लेगा इसराइल के खिलाफ। और गजा के अंदर रेजिस्टेंस ने बड़े कम्प्लेक्स ऑपरेशन किए हैं, और इजरायली फौज ने माना है कि उसकी हलाकतें हुई हैं, और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी अपने लॉसेस को यहां भी छुपा रही है, उनकी हलाकतें ज्यादा हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हलाकतें इजरायली आर्मी की जानिब से मान ली गई हैं। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त की सूरत हाल क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इजराइल के लार्ज स्केल एग्रेशन के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल है, कैपिटल्स में एक हंगामा है, सूरत हाल है, और आपस में राब्ते हो रहे हैं। और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहां पर एक इमरजेंसी का माहौल है। मिडिल ईस्ट की लीडरशिप जो है वो शदीद दबाव में है, क्योंकि एक तरफ वो अपनी बेबसी और अपने बेइख्तियार होने पर एक्सपोज हो रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि आप करता धरता हैं, आप अमेरिका के अब बहुत क्लोज हो चुके हैं, अब आप आलमी स्टेज के ऊपर नमूदार हो रहे हैं, और अमेरिका के साथ आपके रिलेशंस किसी और लेवल के ऊपर चले गए हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर दी हैं, उसके बावजूद आपका इतनी सी भी बात नहीं सुनी जा रही। तो वो अपने बेइख्तियार होने पर, अपने बेवुकत होने पर, मतलब किसी खाते में नहीं होने पर एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि वो अपनी बेहिसी की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं कि आपके सामने है एक इतनी बड़ी जेनोसाइड हो रही है, और आप इतने ममालिक हैं, और आप इतनी सी चीज भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, या आप करना नहीं चाहिए। यानी अपनी बेहिसी के हवाले से भी तमाम उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, और खित्ते के अंदर लोगों के अंदर एक गुस्से की लहर जो है वो देखी जा रही है। अच्छा, जो मिडिल ईस्ट की लीडरशिप है नाज़रीन, वो हमेशा सूरत हाल को कूल डाउन करने की कोशिश करती है फलस्तीनी रियासत का मंत्रा देकर, ठीक है ना। वो फलस्तीनी रियासत का मंत्रा देते कि हम उसकी तो एफर्ट कर रहे हैं, बस फलस्तीनी रियासत बनने जा रही है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो जो भी एक रद्दमल आता है उसको वो इस तरह से कूल डाउन जो है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो जो इसराइल का ये ऑपरेशन है, जब गजा ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर है, तो इसराइल का ये ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि हम तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि हम ये शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट की लीडरशिप ये नहीं समझती कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। मिसाल के तौर पे वो अभी फलस्तीन रियासत की बात करते हैं। अभी आप देखें जो अरब समिट हुआ है उसमें उन्होंने गजा की रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग जारी की है, फंडिंग बाकायदा जारी हुई है, और साथ कह रहा है कि वो तो कायरो के अंदर एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं जिसमें गजा की रिकंस्ट्रक्शन की डोनेशन होने जा रही है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। नेतन्याहू कह रहा है कि गजा पर कब्जा करेगा, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप कह रही है कि हम तो फंडिंग कर रहे हैं कि गजा को हम रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। यानी वो अभी भी वही मंत्रा सुना रहे हैं कि गजा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, यहां पर फलस्तीन रियासत बनने जा रही है।
اس وہ جو غصے کی لہر ہے اس کو وہ اس طرح سے کول ڈاؤن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب غزہ پر قبضہ ہو جائے گا جیسے نتنیاہو کہہ رہا ہے بالفرض, تو پھر تو ایک کنکریٹ چیز آ جائے گی نا ہمارے سامنے کہ بھائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کے پر ہم جا چکے ہیں کہ غزہ نہیں بچا ہے, تو پھر فلسطینی ریاست آپ نے چاند پہ بنانی ہے. یہ کون سے غزہ ریکنسٹرکشن کی آپ فنڈنگ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ کیا جواز بچے گا, کیا یہ بتائیں گے؟ تو یہ پوائنٹ آف جو نو ریٹرن ہے یہ تباہی ہی تباہی ہے, یہ جنگیں ہی جنگیں ہیں, یہ فساد ہی فساد ہے, یہ لانگ ٹرم انسٹیبلٹی ہے. کوئی مڈل ایسٹ کی ریاست اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے. یہ لانگ ٹرم انسٹیبلٹی ہے. یہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ ملکوں کے اندر معاملات ایک سینٹرل گورنمنٹ سے نکل کر تنظیموں کے ہاتھ کے اندر چلے جائیں. یعنی بہت لمبا عرصہ ہم نے بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے کہ تنظیم تو بس ایک تباہی ہے, اور وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی ابھی اس کا امیجن کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن وہ بس تباہی ہے مڈل ایسٹ کے لیے. یعنی کسی مڈل ایسٹ کے ملک کا سروائیول نہیں ہے اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر. تو اسی لیے مڈل ایسٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں, آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ بندہ مار دیا ہے, اب آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات ہوگی؟ لیکن مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ یہ نہیں سمجھتی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم غزہ کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں, ڈونیشن باقاعدہ جاری ہو چکی ہیں, مزید ہونے جا رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم غزہ پر ریکنسٹرکشن شروع کرنے جا رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا ہے. تو غزہ پر جب قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ یعنی فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ, غزہ کے پر قبضہ, یہ کیسی چیز ہوگی؟ اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مڈل ایسٹ سے ایک میسج یورپ کو بھی گیا ہے, مڈل ایسٹ سے ایک میسج ہے وہ امریکہ کو بھی گیا ہے, اور یورپ کے اندر مڈل ایسٹ کا بہت انفلوئنس ہے. ابھی فرانس کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن کی ہے, بلینز آف ڈالرز کی ابھی تازہ ترین انویسٹمنٹس انہوں نے کی ہے. اٹلی کی پرائم منسٹر ہو کر گئی ہیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر ہو کر گئے ہیں. $10 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے اناؤنس کی. اس کے علاوہ بھی قطر کی بہت انویسٹمنٹس ہیں یورپ کے اندر, سعودی عربیہ کی ہیں, یو ای کی ہیں. یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو سعودی عربیہ اس وقت خاص طور پر, چونکہ وہی اپنے آپ کو بتاتا ہے نا کہ وہی لیڈر ہے, یعنی تمام امت مسلمہ کا وہی لیڈر ہے, تو سب سے زیادہ دباؤ کے اندر بھی وہی ہے. تو امریکہ میسج گیا ہے اور ساتھ جو وہ یورپ میسج گیا ہے, کیونکہ اس کو رکوانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں رکتا تو وہ دوسرا جو راستہ ہے, مطلب وہ ایک ان امیجنیبل تباہی کا راستہ ہے. تو یورپ سے جو ابھی ریئیکشن آیا ہے وہ کافی غیر معمولی ریئیکشن ہے, اور اس میں پہلی بار یورپ کی جانب سے ایکشن لینے کی بات کی گئی ہے. اس وقت اسرائیل کے اس اقدام کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فل فور جو ہے وہ 2 اقدامات سامنے آ رہے ہیں, ایک یورپ سے, اور پھر اصل ملٹری جو اقدام ہے وہ تو یمن سے سامنے آیا جس میں انہوں نے نیول بلاکر لگا دیا ہے. لیکن پہلے ہم ذرا یورپ سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار یورپ نے کہا کہ اسرائیل انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے. اب یہ مطلب کیا بات ہوئی کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے. لیکن جب اتحادی یہ کہیں کہ اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے, پہلے بھی ہم نے اس پر ڈیٹیل بات کی تھی, تو اس کی اہمیت ہے. کیونکہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ماننا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگی جرائم کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے کرائمز کر رہے ہیں, آپ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کر رہے ہیں. دیکھیں عالمی عدالت نے کہا کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے, لیکن ان گورنمنٹس نے اس کو انڈورس تو نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر یہاں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل, ایران کہے تو وہ اہمیت نہیں ہے, اگر یورپ کہے یعنی اسرائیل کا تھا. اب دیکھیں نا ایک چیز کو آپ سمجھے, جو بھی یہ کرتے ہیں اس کا ایک کور لے کر کرتے ہیں. یعنی عراق میں گئے تو ایک کور تھا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, مطلب آپ ایک پہلے ولن کریٹ کرتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کوئی نہ کوئی کور لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوتا وہ جھوٹ ہی ہے. تو اس لیے اسرائیل کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا کی اہمیت نہیں ہے, نہ ہی امریکہ کے لیے ہے, نہ ہی کبھی انہوں نے اس کو مانا ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ ثابت نہیں ہونے دیا کسی فورم کے اوپر, یا ان کے کسی اتحادی نے کہا ہو کہ نہیں یہ تو خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس کی اہمیت ہے. اچھا یہ بات ہوئی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سینکشن جو ہے وہ لگائیں گے, اور اگر سینکشن لگتی ہیں تو اسرائیل کی اکانومی آلریڈی بہت بڑے دھچکے کے اندر ہے, بائیکاٹس موومنٹس پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. تو اگر وہاں سے سینکشن لگتی ہیں تو یہ اسرائیل کا سروائیول نہیں ہوگا اور ان کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ برطانیہ, فرانس اور کینیڈا, ٹھیک ہے, یعنی بڑی پارٹس ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ول ٹیک ایکشن, پہلی بار اس نوعیت کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایکشن لیں گے. If Israel does not halt its attack on Gaza and lift restriction on aid, اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی نہیں کی گئی, حملے نہیں روکے گئے, تو ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں. We oppose the expansion of the settlements in the West Bank and may take measures including sanctions.
for the very first time. We will take concrete actions if Israel does not stop its attack on Gaza. Concrete actions. We will not stand idly while the Netanyahu government continue its outrageous actions. हम बिल्कुल अब खामोश नहीं बैठेंगे. Britain, France and Canada hint at imposing sanctions on Israel. Britain, France and Canada strongly oppose Israel expansion of its military operation in Gaza. UK Prime Minister, the situation in Gaza is unacceptable and unbearable. नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है गजा की सूरत हाल. 22 countries demand that Israel immediately and fully allow aid to enter Gaza. CNN. UK, France, Canada threaten sanctions if Israel continues new offensive into Gaza. BBC. UK, France and Canada threaten action against Israel over Gaza. फिर BBC. Goodwill running out as UK, France and Canada demand Israel and Gaza offensive. देखें अभी भी वेस्ट जो है वो इसराइल के इन इकदामात को सेल्फ डिफेंस ही कह रहा है ना. उनका मीडिया जाकर देखें, उनकी गवर्नमेंट्स देखें, वो तो इसराइल को क्या बरतानिया ने, क्या फ्रांस ने, क्या जर्मनी ने, क्या कनाडा ने, क्या इन्होंने जो है वो इन इकदामात को जेनोसाइड डिक्लेयर किया है? अभी तक तो नहीं किया. ना ही उन्होंने कहा कि इसराइल इंटरनेशनल लॉ की कोई वायलेशन कर रहा है. हाँ, वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट मोर सिविलियंस. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो कनाडा शामिल हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि कनाडा, और कनाडा के जो नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनी रियासत को सपोर्ट करते हैं, फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए. ठीक है. और इसके जवाब में नेतन्याहू ने काफ़ी बुरा भला भी कहा है कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को, ट्विटर के ऊपर उनको टैग करते हुए काफ़ी बुरा भला उनको कहा. और अभी कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अभी रोम पहुंचे हुए थे. जो नए पोप हैं उनकी जो तकरीब हुई है, इनॉग्रेशन हुई है वहां पर. और साथ कनाडा की यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल होने की बातें भी चल रही हैं. जब से ये अमेरिका के साथ मसला शुरू हुआ है, कनाडा यूरोपीय यूनियन कैसा बन सकता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मतलब कनाडा क्यों ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है. यूरोप के साथ एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा, और फिर साथ जो है अब उसने अपने फैसले करने हैं. अमेरिका के ऊपर उसकी डिपेंडेंस नहीं है. इसी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है कि जो एक इरा था हमारा अमेरिका के साथ, दैट्स ओवर, वो ओवर हो चुका है. अब दोबारा अमेरिका के ऊपर हम ट्रस्ट और डिपेंडेंसी नहीं करने वाले हैं. हालांकि ये भी व्हाइट हाउस का इनको बुलाया भी था बाद में ट्रंप ने, लेकिन वो उन्होंने कहा कि दैट्स ओवर. तो अब कनाडा ने अपने फैसले करने, इसी तरह यूरोप ने अपने फैसले करने. तो इसलिए अब मिडिल ईस्ट उनके लिए बहुत जरूरी है और इसलिए वो ये बात कर रहे हैं. अच्छा, तो कनाडा यूरोपीय यूनियन के ममालिक और यूके चूंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो ये इस तरह 3 पावर हाउसेज हैं जिनकी ये स्टेटमेंट जारी हुई है. अब ये पता नहीं कि ये चीजें कितनी इफेक्टिव है इसराइल को रोकने के हवाले से, क्योंकि देखिए अभी वो कह रहे हैं कि हम सैंक्शन लगाएंगे. एक तो ये बात है कब लगाएंगे, और दूसरा एक बैकग्राउंड मौजूद था, कुछ सैंक्शन अनाउंस भी की जा सकती थी, शायद वो ज्यादा इफेक्टिव होती कि 19 महीनों का बैकग्राउंड तो मौजूद है, एक जेनोसाइड तो हो रही है. तो क्या ये वाकईतन एक मैसेज कन्वे कर दिया गया? देखें मिसाल के तौर पे बरतानिया कहे कि हम जी सैंक्शन लगाएंगे और बरतानवी फौज असलिया भी दे रही हो, इंटेलिजेंस भी दे रही हो, तो फिर इसकी क्या अहमियत है? ठीक है, तो ये अभी चीजें देखने वाली हैं कि ये कितना. लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया के लिए रुकवाना नागुज़ीर है, मिडिल ईस्ट के लिए इसको रुकवाना नागुज़ीर है. यूरोप को ये जंग सूट नहीं करती और यूरोप ने मिडिल ईस्ट से इंगेज करना है और मिडिल ईस्ट के लिए तबाही है. ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसकी तरफ जब मामला जा रहे हैं तो देखते हैं. लेकिन ये आलमी मंजरनामे की सबसे बड़ी खबर है. तो अगर हम वेस्ट के अंदर देखें तो अमेरिका को छोड़कर कनाडा, यूरोप सारा यानी यूरोपीय यूनियन, फिर बरतानिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया हिमायत कर चुका है सीज फायर और फलस्तीनी रियासत की, जापान खुलकर हिमायत कर चुका है फलस्तीनी रियासत और जो है वो सीज फायर की, और साउथ कोरिया सीज फायर और फलस्तीनी रियासत की हिमायत कर चुका है. तो वेस्ट जिसको आप कहते हैं उसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी सब के सब जो है वो इन 2 चीजों की बात जो है वो कर चुके हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एक सिग्नल है बहरहाल दुनिया से कि दे कैन अबंडन इजराइल. और अगर ये 2-4 महीने इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है तो फिर आप देखेंगे कि दुनिया मजीद स्टेप्स लेने पर मजबूर होगी. दुनिया जेनोसाइड का बोझ नहीं उठा सकती है. और जैसे कि अरब्स का मैंने आपको कहा ना कि वो तो फंडिंग कर रहे हैं, और अलेक्जेंडर जो है जिसको छोड़ा था हमास ने, उसने मिडिल ईस्ट के मुल्कों की गारंटीज के ऊपर छोड़ा था. तो ये किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है. और वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक आज रिपोर्ट जारी की है. वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि अमेरिका से एक मैसेज इजराइल को आया है. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं. इस वक्त ये दुनिया की बड़ी खबरों में से एक है. ट्रंप प्रेशर इंक्रीज्ड विद इजराइल्स एस्केलेशन ऑफ गाजा बॉम्बिंग एंड इट्स अप्रोच टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द वॉर. भाई ट्रंप बात करके गया ना कि अब्राहम अकॉर्ड होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी,
भाई किसकी जरूरत है कि वो इसराइल में जाकर उतरे और कहे कि हम इसराइल से नॉर्मलाइजेशन करते हैं जब गजा पर भी कब्जा हो जाए, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा हो जाए। मैंने बताया ना कि एक मंत्रा अभी भी पढ़ा जा रहा है कि वेस्ट बैंक होगा, गजा होगा, फिलिस्तीनी रियासत होगी। जब ये नहीं होंगे तो किसकी मजाल है कि वो यहां पर जाएगा? तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो वाशिंगटन पोस्ट उसी की बात कर रहा है। पीपल क्लोज टू ट्रंप टेल इजराइल वी विल अबंडन यू इफ यू डू नॉट स्टॉप द वॉर। ये वाशिंगटन पोस्ट की बात है, इस पर कितना यकीन करना है हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे बर्तानिया और फ्रांस और कनाडा के तो गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली सरकारी सतह पर स्टेटमेंट जारी किया ना, ये तो एक मीडिया जराये से ट्रंप इंतजामिया के हवाले से खबर आई है, तो उसको ज्यादा हम मान नहीं सकते जब तक ट्रंप इंतजामिया खुद इसको सरकारी सतह पर जारी नहीं करती, व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट जारी नहीं करता। लेकिन बहरहाल बात यही है, ठीक है ना, कि दुनिया कितनी देर मजीद जो है वो चलेगी। तो एक तो ये चीज हो गई। और जो बाइडन है, बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ है, कल की ये खबर है, और एग्रेसिव स्टेज है। बाइडन को एग्रेसिव स्टेज का प्रोस्टेट जो कैंसर है वो डायग्नोज हुआ है। बस इतनी ही बात है, आगे आप खुद समझ आइए। और अगली बात यह है कि यमन ने नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है हाइफा के ऊपर। यह तारीख में याद रखा जाएगा कि मिडिल ईस्ट का सबसे पुअरेस्ट नेशन यमन वो क्या कर रहा था, और बाकी जो दुबक के बैठे हुए थे। अब ये लफ्ज इस्तेमाल करने में कोई आर तो नहीं होनी चाहिए कि बुजदली दिखाई गई, ये बाकायदा बुजदली है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी स्टांस लिया होता, ये इजराइल की कभी इतनी जुर्रत नहीं होती। देखिए इजराइल की मिलिट्री कितनी ताकतवर है, हमने देख लिया। हमास उससे नहीं हराई जा पा रही है। वो लेबनान में उतरे तो हिजबुल्लाह क्या, तो उनको बहुत कारी जरब लगी है, और हिजबुल्लाह को तो ये अंदर से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हिजबुल्लाह वहां पर इंगेज हो गई, अंदर से लड़ने पर इस वक्त उसको इंगेज कर लिया गया है। तो हिजबुल्लाह ने कारी जरब लगाई, हमास को ये हरा नहीं सके, तो इनकी मिलिट्री पावर एक्सपोज हो गई है। तो मिडिल ईस्ट बहुत कुछ ऐसा कर सकता था जो उन्होंने नहीं किया। तो दूसरी तरफ यमन देखिए, उसने अमेरिका से भी लड़ाई मोल ले ली इजराइल से लड़ने के लिए, और अमेरिका को भी शिकस्त दी। तो ये लॉयल्टी का, डिग्निटी का एक अलग ही लेवल है, मुस्लिमों के साथ खड़े होने का एक अलग ही लेवल है। और आप समझ ले कि जो मुसलमानों की इज्जत है वो कहीं ना कहीं यमन ने बचाई है, कि दूसरी अकवाम देखेंगी चलो कोई ना कोई तो है जो इनकी तरफ से लड़ रहा है। तो यमन ने जनाब हाइफा के ऊपर नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस डिक्लेयर हाइफा पोर्ट अंडर नेवल सीज, मुकम्मल मुहासरा होगा। इजराइल गाजा असॉल्ट वार्निंग शिपिंग कंपनीज एज द सिचुएशन एस्केलेट इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, यानी उन्होंने एयरलाइंस को वार्न किया कि इधर ना आए, और अब जो शिपिंग कंपनीज है उनको वो कह रहे हैं कि हाइफा की तरफ ना आना। कॉशन ऑल मैरीटाइम कंपनीज हुज वेसल आर डॉक्ड are en route to Haifa to treat the announcement and future warnings with utmost seriousness. We will not hesitate to escalate. वो कह रहे हैं कि हमारी वार्निंग्स को कोई भी गैर संजीदा ना ले, बल्कि बहुत ज्यादा संजीदा लें ये तमाम शिपिंग कंपनीज जिनके जहाज हाइफा की तरफ आ रहे हैं, और हम एक वार्निंग सबको जारी कर रहे हैं कि इधर अब कोई भी ना आए। जो यमन ने गैर मुल्की एयरलाइंस को वार्निंग जारी की, उसके बाद बहुत सारी एयरलाइंस ने इस वार्निंग पर ही कैंसिल कर दिया, और बाकी वो मिसाइल फायर कर रहे हैं, उसके नतीजे में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, और बहरा रूम के अंदर जंग फैल चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जहाज जो हाइफा की तरफ आ रहे हैं वो भी हिट होंगे, और जो हाइफा पर पहुंचेंगे वो भी हिट होंगे। तो बहरा रूम के अंदर लड़ाई, और इलात वीरान हो चुकी है। बेन गोरियन एयरपोर्ट गैर मुल्की एयरलाइंस मेजोरिटी कैंसिल हो गई हैं, मजीद कैंसिल होंगी। तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर एयर ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया गया है। अब हाइफा के ऊपर नेवल ब्लॉकेड जो है अनाउंस कर दिया है। तो ये यमन कोई अजीब ही ताकत बनकर सामने आया 2000 किलोमीटर दूर से। तो अब यहां पर सवाल ये भी है कि ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकता। तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस अमेरिका ये कहता है कि उसको चाइना दे रहा है। यमन को जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है वो चाइना दे रहा है, और चाइना भी इजिप्ट के साथ जो है वो जंगी मशक़ें करके गया हुआ है। तो जो अमेरिकी इकदाम था उसके जवाब में कहीं ना कहीं अब चाइना का भी इकदाम सामने आएगा, और मिलिटरीली यमन जो कर रहा है उसमें चाइना और रशिया पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चूंकि रशिया अमेरिका के साथ इंगेज है, वो कितना यमन की मदद कर रहा है ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चाइना इस वक्त पूरी तरह से यमन के साथ खड़ा हुआ है। और यानी यमन की टेक्नोलॉजी जो होगी उसमें चाइना का मुजाहरा भी जो है वो आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बेन गोरियन है वो भी निशाना बन रहा होगा, बाकी एयरपोर्ट्स भी निशाना बन रहे होंगे, और फिर साथ हाइफा भी निशाना बन रहा होगा। तो रोजाना अगर वो 4 मिसाइल फायर करते थे तो अब 10 होंगे। तो अगर वो पहले 6-8 घंटों के बाद शेल्टर में जाते थे तो अब हर दूसरे घंटे जाएंगे। तो ये काफी होगा इसराइल के लिए। उधर आलमी सतह के ऊपर इसराइल जो है दुनिया उसको अबंडन करने का सिग्नल दे रही है, और एक बोझ है जो दुनिया को उतारना ही उतारना है।
اور جو راستہ ہے دیکھیں یہ ایک جنگ ہوتی ہے نا، دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، معاملات آگے بڑھیں گے. یہ جو راستہ ہے اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ غزہ پر قبضہ ہو جائے گا تو معاملات حل ہو جائیں گے، دنیا آگے بڑھ جائے گی. یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایک نئی دور کی جنگوں کا آغاز ہوگا، نئی انسٹیبلٹی، اور وہ پتہ نہیں کتنے سال یہاں پر چلے گی. یورپ اس کو افورڈ نہیں کرتا، ان کی اکانومی ٹھیک ہے نا، اور امریکہ سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، اپنے فیصلے کرنے ہیں. اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، اکنامیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، شپنگ لینز یہاں سے گزرتی ہیں. ریفیوجی سارے کے سارے جب وہ ادھر یورپ جائیں گے، بھائی ان کو ڈسپلیس کریں گے یہ لیبیا میں، تو یہاں سے تو اور مائگریشن یورپ ہو سکتی ہے. تو یہ یورپ کو بھی اس بارے میں سوچنا ہے، اور مڈل ایسٹ تو پھر اس کا تو کیا ہی بچنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جب وہ حماس بھی کنفرنٹ کر رہی ہے، اور حماس نے جناب کمپلیکس ایمبوشز لگائے جس میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسرائیلی آرمی ایڈمٹس 1 soldier killed in Gaza and confrontations، اور بیت الحیہ میں یہ ہوا ہے، اور پرمیٹڈ ٹو، یہ پبلیکیشن ہے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، جس میں ہلاکت ہوئی ہے، اور پرسسٹنٹ گراؤنڈ آپریشن ہے وہ ریزسٹنس کر رہی ہے، اور مسلسل گھات جب لگائے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ the occupation is deliberately concealing the full extent of its losses. اسرائیل پوری طرح سے اپنا نقصان نہیں بتا رہا ہے، بہت تھوڑا نقصان بتا رہا ہے، نقصان اس کا وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ انجینئرنگ بٹالین کا یہ فوجی تھا جو یہاں پر جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اسرائیل اپنے لاسز جو ہے وہ چھپا رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے، اور اسرائیل پورے مڈل ایسٹ کو انسلٹ کر رہا ہے، ہیوملیٹ کر رہا ہے کہ تمہاری حیثیت اور وقت کوئی نہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، تم ہمارے اوپر کہہ رہے ہو جینوسائیڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو غزہ کو پورا لیں گے اور پھر ویسٹ بینک کو لیں گے. اور مڈل ایسٹ کے پاس پھر کیا بچے گا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف دنیا کا ایک سٹانس جس کا سگنل آ رہا ہے، ابھی بھی وہ آئیڈیل رسپانس نہیں ہے. اور تیسری طرف ریزسٹنس کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے، کیونکہ جتنی یہ جنگ لمبی ہوتی چلی جائے گی اتنا اسرائیل آپ کہہ لیں کہ کولیپس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اسرائیل کی فضا تو یہ ہے نا کہ وہ جلد از جلد کر لے، تو ریزسٹنس کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے، یہ ایک تیسرا پہلو ہے، یہ دیکھنا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.